सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड गेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करा था रिगार्डिंग सीपीसीबी। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट था, उसके रिस्पेक्ट में मैंने आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया था। तो उसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे आपको समझाता हूँ, और आज का वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको स्किप मत करिएगा और इसको एंड तक देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल गाइडलाइंस मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहली बात होती है कि अगर आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस आपको देना है सीपीसीबी के रिस्पेक्ट में, वो आपका किसके सिमिलर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके गेट एग्जाम के सिमिलर है। तो आप यहाँ पर जो तैयारी करते आ रहे हो अभी तक, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गेट की तैयारी करते हैं, ए एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट्स कॉमन जो पढ़ते हैं, आपको वही सारे सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ने हैं। मतलब जियोटेक, एनवायरनमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फिर आपका स्ट्रक्चर वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो मतलब आपको कोई नया सब्जेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर नहीं करना है। जो भी सब्जेक्ट्स आप लोग ऑलरेडी अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी के वक्त प्रिपेयर करते आए हो, आपको वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस एंड एग्जाम ड्यूरेशन। तो एग्जाम ड्यूरेशन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर सिलेबस देखिए, तो गेट एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर सिविल, केमिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपको जो सिविल का गेट का सिलेबस है एग्जैक्टली वही सिलेबस यहाँ पर फॉलो करना है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि गेट एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सिलेबस तो आपको वैसे पता है, पर अगर नहीं पता होता है तो आप गेट 2022 या गेट 2023 की जो वेबसाइट है उस पर लॉग इन करके आप यहाँ से सिलेबस को जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। पर मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको गेट का सिलेबस पता ही होता है। क्लियर है बात? तो मतलब आपको कोई नया चीज़ यहाँ पर नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पर जो गेट की तैयारी करते आए हो वही करना। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? दूसरा, सबसे और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट अगर मैं पढ़ूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका ये जो एग्जाम होने वाला है, या तो ओएमआर वाला होगा। ओएमआर का मतलब होता है कि आपको एक शीट दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर के साथ 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको ऑप्शन में या तो टिक करना होता है या तो उसको सर्कल करना होता है। तो बचपन से आप लोग मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड ये सब देते आए हो, है ना। पीईटी वगैरह के एग्जाम भी आप लोग देते थे पहले, उसमें भी ओएमआर सिस्टम रहता था। वैसे ही या तो ये ओएमआर एग्जाम होगा, या तो इट इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये चीज भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक मतलब 2018 में लास्ट एग्जाम जो हुआ था, दैट एग्जाम वाज ओएमआर बेस्ड एग्जाम। हाँ, अब उस समय सिलेबस अलग था। उस समय जो सिलेबस था दैट वाज मोर टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दैट वाज मोर टुवर्ड्स योर एयर पोल्यूशन, दैट वाज मोर टुवर्ड्स योर नॉइज पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। अभी जो सिलेबस आया है वो सिलेबस पूरा का पूरा सिमिलर है आपके गेट एग्जाम जैसा। तो एग्जैक्टली वही सिलेबस है, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर। ऑफ कोर्स, अगर गेट का एग्जाम बोला है तो ऑब्वियसली मैथ्स और एप्टीट्यूड भी रहेगा। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप लोग पढ़ते ही हो। तो अभी तक यहाँ पर ओएमआर सिस्टम था, पर इस बार हो सकता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो। ठीक है। और अगर आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया, इसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा। तो 2 फेजेस हैं। आपको यहाँ पर पहले एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, वो रिटन ओएमआर होगा या सीबीटी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू सेशन भी होगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम एज अ साइंटिस्ट बी पोस्ट, है ना। उसका पे स्केल भी मैंने आपको बताया था, अच्छा पे स्केल था। ठीक है। अब अगर बेटा समझा जाए चीज़ों को और अच्छे से, तो ओएमआर है, इसका क्या मतलब है? ओएमआर है या कंप्यूटर बेस्ड है, इसका ये मतलब है कि ये जो सेशन है आपके सामने, ये पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ वो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ आपके लिए। तो पहला पॉइंट समझना, जो हमारा टेस्ट होने वाला है या तो ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा या तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। इसके ऊपर अभी तक बताया नहीं गया, पर हाँ, 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था दैट वाज योर ओएमआर एग्जाम।
आप बोलोगे तो मेरे पास पेपर भी है, खैर आने वाले टाइम पे वो पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो वो तो पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बेस्ड ही क्वेश्चन था, इसको अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ओएमआर बेस्ड था, सारे के सारे क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू थे। तो इस बार भी आप ये सोच के चलो कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं मैक्सिमम तौर पे। न्यूमेरिकल आंसर या एमएसक्यू क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर ओएमआर है जिसमें आपको एक ही आंसर टिक करना होता है। इट विल बी प्योरली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना क्या है, कंप्लीटली गेट सिलेबस। कंप्लीटली आपको यहाँ पर गेट का सिलेबस पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे से, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है सर एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका ये मतलब है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क कैरी कर रहा है। तो ईच क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है डियर, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4। तो अगर एक क्वेश्चन में आप लोग नेगेटिव करते हो तो आपका यहाँ पर 1 मार्क तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये 0.25 मतलब 1.25 मार्क्स आपके टोटल कटेंगे अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो ईच क्वेश्चन 1 मार्क। अब अगर आप इसकी तैयारी करने जाते हो तो बेसिकली आप लोग गेट में क्या करते हो, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तैयारी करते हो अच्छे से, टेस्ट सीरीज देते हो, वो चीज़ तो करना ही है आपको। पर फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा करना है, फोकस जो आपको करना है ये आपको मोर फोकस ऑन 1 मार्क क्वेश्चन। तो आपको ज्यादा फोकस जो करना है ये आपको 1 मार्क क्वेश्चंस पे करना है। अब इसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अगर 1 मार्क क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है तो आप गेट के जो पीवाईक्यूज हैं, गेट के जो पीवाईक्यूज हैं इसमें 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सीरियसली बनाइए। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो आपका जो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम है ना, इसके भी पीवाईक्यूज होंगे आपके पास। इंजीनियरिंग सर्विस के जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ऑब्वियसली 1 मार्क के ही होते हैं वो सब, है ना। आप एसएससी जेई के क्वेश्चन जो होते हैं या किसी भी जेई के, मेरा कहने का मतलब है कि आप 1 मार्क के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। देखो सिलेबस गेट जैसा ही है, पर एग्जाम का पैटर्न भी गेट के जैसा होगा ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे गेट में आपको पता है कि हाईली कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रहते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहता है, एमएसक्यू रहता है। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो गेट के लेवल से थोड़ा सा डाउन आप एक्सपेक्ट करके चलो, ठीक है। और मैक्सिमम जो यहाँ पर आपको वेटेज मिल रही है हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क की मिल रही है। तो आप यहाँ पर गेट के जो पीवाईक्यूज है 1 मार्क के, इन पे फोकस करो, ईएस के पीवाईक्यूज बना लो और एसएससी जेई के पीवाईक्यूज बना लो, या किसी भी एई जेई के पीवाईक्यूज बना लो, जितना आप बना सकते हो। तो जितना भी आप बना सकते हो उतना आप बना लो, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, अब ये भी आपको चीजें पता ही है ना, सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको नॉलेज तो है, क्योंकि गेट का सिलेबस मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा ही होगा, है ना। तो मैथ्स और एप्टी को अगर मैं हटा दूं, सिर्फ टेक्निकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैथ्स एप्टी तो अपनी जगह आएगा ही आएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल पोर्शन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट रहते हैं और दूसरा यहाँ पर आपके नॉन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब नॉन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में भी देखा जाए तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वाटर से रिलेटेड है, कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। अब वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट, एग्जाम्पल फ्लूइड मैकेनिक्स, एग्जाम्पल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एग्जाम्पल आपका हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ठीक है। और इसमें फ्लूइड के साथ ओसीएफ भी इंक्लूड कर दे रहा हूं मैं।
इनफैक्ट 2018 को जो पेपर हुआ था वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स उस समय भी इंक्लूडेड था वहां पर, अभी भी इंक्लूडेड रहेगा यहाँ पर, क्योंकि गेट के सिलेबस में एफएम रहता है, एफएम का वेटेज हाई रहता है। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सब्जेक्ट्स को पढ़ो लेकिन एक स्मार्ट तरीके से पढ़ो। आप ये पानी वाले सब्जेक्ट जो है ना, इन पे ज्यादा फोकस करो। सबसे ज्यादा फोकस करना बेटा आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। कारण है इसका, ऑब्वियसली अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हो, दैट इज कंसर्न्ड विद एनवायरनमेंट ओनली। एनवायरमेंटल में पोल्यूशन वाला एक पूरा चैप्टर होता है, दैट इज एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और इसके लिए आपको वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी एयर पोल्यूशन प्लस नॉइस पोल्यूशन प्लस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो तीन बाइफरकेशंस मैंने किए हैं एनवायरनमेंट के, इस पे आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आप मान के चलो कि इन चैप्टर्स में से आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले, है ना। जैसे एयर पोल्यूशन में आप लोग पढ़ते ही हो, अलग अलग एक्ट्स जो आते हैं, कौन से ईयर में आया था, ऐसा पूछता भी है, जो 2018 में है पूछा भी है इसने। तो आपको ये सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जितने भी नॉन स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट है, उसमें से भी जो पानी वाले सब्जेक्ट हैं, तो फ्लूइड वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्लूइड प्लस ओसीएफ। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी पे आपको फोकस करना है, इरिगेशन पे भी आपको फोकस करना है, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पे भी आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब क्योंकि बोला है कि गेट का सिलेबस है, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से भी आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग मटेरियल, फिर आपका आरसीसी, आपका स्टील। मेरा कहने का मतलब है आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन फोकस ज़्यादा कहाँ पर करना है, आपको नॉन स्ट्रक्चर में भी वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करना है। नॉन स्ट्रक्चर में आप लोग हाईवे भी पढ़ते हो, है ना, नॉन स्ट्रक्चर में आपका हाईवे वाला पोर्शन भी आता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो मेजर फोकस आपको करना है वो आपको वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ज़्यादा करना है। तो इन सब्जेक्ट्स की वेटेज जो है कंपैरेटिवली आपको बाकी सब सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, साथ में इसके एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स तो रहेगा। तो एज पर माय एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इन सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस करना है। क्लियर है? तो वापस से अपन डिस्कस कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या देखा आज। ठीक है, तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो 6 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका था इसका, ये आपका ख़त्म होने वाला है 31 मार्च को। ये 31 मार्च को आपका फॉर्म फिलिंग वाला प्रक्रिया सब समाप्त हो जाएगी। तो आप वेट मत करना कि मैं इन टाइम पे करूँगा, आप आज ही अगर सोच लियो तो एकदम आज के आज बैठ जाओ और फॉर्म को भर दो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मैंने आपको पे स्केल भी बताया था, काफ़ी अच्छा पे स्केल था इसका, 56,100 से 1,77,000 समथिंग था। तो अच्छा पे स्केल है, अच्छा पैसा मिलेगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है। 2 फेजेस में आपका एग्ज़ाम होगा, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, प्रिफर्ड है कि अगर आपने एम टेक किया हो। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसीज अच्छी खासी है ना, अनरिजर्व्ड के लिए भी अच्छी वैकेंसी है। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मैंने बताया था, तो हायर एज अब तो 35 है इसमें, पर SC ST OBC के लिए 3 इयर्स और 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी था। तो ये सारी बातें हमने पिछले वाले वीडियो में करी थी। तो आज का मेरा मेन मकसद था कि आपको ये बताना एग्ज़ाम का पैटर्न अभी तक कैसा था, आगे कैसा हो सकता है, और अभी जो सिलेबस आपको यहाँ पर फॉलो करना है वो एग्जैक्टली गेट का सिलेबस फॉलो करना है। और सिविल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ना है जो आप लोग हमेशा पढ़ते हो, लेकिन इन सब्जेक्ट्स पे जो फोकस रहना चाहिए आपका वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहना चाहिए। मतलब अब कैसे फोकस करना है, इनके आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनाइए। और क्वेश्चंस कहाँ से बनाने हैं,
ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, इस एग्ज़ाम को दीजिए, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने की कोशिश करिए। और ये वैकेंसी अब दोबारा कब निकलेगी पता नहीं, क्योंकि लास्ट पेपर 2018 में हुआ था और अभी 2023 में हो रहा है। तो वापस से एग्ज़ाम ये वाला कब होगा, किस साल में होगा, वो नहीं पता। इसलिए बेटर है, मौका मिला है, तैयारी करो, और कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चलिए, तो आई सपोज ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।